जिनको जिनको जो प्रॉब्लम पूछना है व्हाट्सएप पर भेजिए। कौन कौन नंबरिंग सीरियल में भेजिएगा, ये नहीं कि 1 फिर 20 फिर 50 फिर 2, ऐसे नहीं, सीरियल में शुरुआत से। जो जो क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप पर भेजिए, है ना, उसका बता रहे हैं आप लोग को। चलिए, क्वेश्चन जो है आपका, बस 2 ही क्वेश्चन पूछना है, लास्ट तक में बोलिए पूरा। चलिए, जो हमको प्रॉब्लम बताना है वो देख लीजिए कौन कौन सा प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम शायद पहले भी बता दिए हैं। चलिए, हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम बताना है। लगातार पूरा बतला दें, तुरंत तो हो जाएगा सारा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन 2.1, यानी कि 2.1 का मतलब समझ रहे हैं, एक्सरसाइज 2 पहला नंबर प्रॉब्लम कहता है 2 चार्ज 5 into 10 to power -8 and -3 into 10 to power held located at 16 सेंटीमीटर apart। 2 चार्ज है, दोनों चार्ज जो है, एक है 5 into 10 to power -8 और दूसरा है -3 into 10 to power -8। दोनों चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो की जो बात हो रहा है उसमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। तो किस पॉइंट्स, पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट्स लिखा, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही होगा। देखिए, बात को समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में दोनों में अंतर है, जबकि एक और कहा है कि टेक द पोटेंशियल इन्फिनिटी टू बी जीरो, मतलब जब उसका आंसर दे दिया है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल ऐसे भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। अगर r को इन्फिनिटी कर देंगे तो पोटेंशियल तो जीरो हो ही जाना है हर हाल में। इसलिए बात समझिए, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को छोड़ करके निकालना है, और पॉइंट लिखा है तो एक से ज्यादा पॉइंट होगा। देखिए, लेकिन हम एक कंसेप्ट जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का वैल्यू किस पॉइंट पर जीरो होगा, इसको निकालना है। तो एक आपको हम तरीका बताए थे कि दोनों चार्ज में जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके अगल बगल ही नेट फील्ड जीरो या पोटेंशियल जीरो होता है। ये पॉइंट्स इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो आंसर कोई एक होता है, लेकिन पोटेंशियल में हमेशा आंसर 2 होगा। और पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब दोनों चार्ज अपोजिट साइन का होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज सेम रहे, लाइक रहे या अनलाइक रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल के केस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पर ये पोटेंशियल जीरो होने वाला है, इस P1 पॉइंट मान लेते हैं। तो फॉर पॉइंट P1, फॉर पॉइंट किसके लिए, P1 के लिए चलिए। तब P1 के लिए जब चलिएगा तो नेट पोटेंशियल जीरो होना है, यानी कि भी इसको पहला चार्ज मान लीजिए, इसको दूसरा चार्ज मान लीजिए, दोनों को जोड़ करके जीरो है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक को उधर लेके चले जाइए, तब V1 का फॉर्मूला लिखिएगा तो लिखिएगा 5 इंटू 10⁻⁻8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, यहाँ से x लिए हैं, इसको उधर लेके चले गए तब V2 माइनस में हो जाएगा उधर जाके। अब फार्मूला में खुद माइनस पहले से, तब -3 इंटू 10⁻⁻8 अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस की बात कीजिए तो यहां से डिस्टेंस x है, तो यहां से डिस्टेंस होगा 16 - x होगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको कटवा दीजिए, तो इससे जब गुना कीजिएगा तो 80 - 5x = 3x आ जाएगा। उधर जाके x पॉजिटिव हो जाएगा, 10x = हो जाएगा, सॉरी 8x हो जाएगा 80, इसलिए x बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए x = क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। पहला पोजीशन खोज दिए। अब आपको दूसरा पोजीशन इसमें खोजना है, तो मान लेते हैं कि इधर दूसरा पॉइंट P2 होगा जो पोटेंशियल 0 हो। तो फॉर पॉइंट P2 पॉइंट के लिए चलिए, तो इसमें भी V1 = -V2 होगा। अब इतना बार बार क्या लिखना है कि दोनों का सम 0 होगा, है ना, दो ही है ही, तो एक उधर एक इधर होगा। और डिस्टेंस यदि आप यहां से फिर इसको मानते हैं, सेकेंड पॉइंट के लिए भी दो चार्ज है, चलिए चार्ज को भी मैं फिर से बता ही देता हूं एक ही पर नहीं तो गड़बड़ दिखता है सब। तो बात अगर समझते हैं आप अच्छी तरह से, तो दो चार्ज है ना, 5 इंटू 10⁻⁻8 है, -3 गुने 10⁻⁻8 है, और यहां से x डिस्टेंस पर मान लिए हैं कि एक P2 पॉइंट है, यहां से x डिस्टेंस है, और ये 16 सेंटीमीटर पहले से था। तो अब जब लिखिएगा V1 = -V2, तो V1 के लिए तो लिखिएगा क्या, 5 इंटू 10⁻⁻8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस तो x ही है, लेकिन V2 के लिए लिखिएगा -3 इंटू 10⁻⁻8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस किसका, तो यहां से डिस्टेंस कितना लीजिएगा आप डायरेक्ट, तो यहां से x है और यहां से 16 है, तो x - 16 होगा। इसके टर्म में लेंगे तो देख लीजिए x माइनस क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो x - 16 जब हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बच गया उसको देखिए, तो होगा 5x - 80 = 3x हो जाएगा। 80 को उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तब 5x - 3x = हो जाएगा 80, यानी 2x बराबर हो गया 80, इसलिए x बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या समझ में आया बात, कि पोटेंशियल जो 0 होगा वो दो जगह होगा, बड़े चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और बड़े चार्ज से कितना 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपका 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निकाले हैं जो है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लीजिए। देखिए कहता है 2.2 में regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate potential at the center of hexagon. जब हेक्सागोन की बात करेंगे तो एक हेक्सागोन बना लेते हैं। रेगुलर हेक्सागोन है, कहता है हर एक वर्टेक्स पर जो चार्ज है वो सेम है, यानी कि Q है, Q है, Q, 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 और यहाँ भी Q है। Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है।
और साइड जो दिया हुआ है आपका वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर, इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालिए। तो रेगुलर हेक्सागोन में याद कर लीजिए कि ये जो डिस्टेंस आर का जो काम होगा वो साइड के बराबर होता है। रेगुलर हेक्सागोन में जितना साइड होता है, क्योंकि देखिए ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेता है। इसलिए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप यूज करेंगे आर, वह साइड के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखता नहीं है, लिख देते हैं। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। सिंपल अलजेब्रिक मेथड मतलब सबको जो v बराबर लिखिएगा v1 v2 इसी तरह से 6 बार, और सबका अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, इसलिए सीधा 6 इंटू क्यू बाई 4 पाई अपसाइन लॉट आर हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू पावर 9 किसका वैल्यू होता है पता है ना, 1 बाई 4 पाई अपसाइन लॉट का। चार्ज कितना था 5 माइक्रो था, 10 टू पावर -6। डिस्टेंस यानी ये 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 था। अब समझ लीजिए एक 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका 6 × 30 यानी 30 इसको कहते हैं, और 9 × 27 यानी 270 हो गया। इंटू 10 टू पावर कितना हो गया देख लीजिए, 10 टू पावर हो गया, इसमें से घटेगा तो 4 बचेगा ये, यानी कि आप लिख सकते हैं कितना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। बात समझ लीजिए, यानी कि पोटेंशियल जो होगा वो इतना होगा, जबकि चार्ज का वैल्यू कितना कम है वो समझ लीजिए। उसके बाद भी पोटेंशियल का वैल्यू देखिए कितना है। चार्ज जो है माइक्रोकूलम है, आप वोल्टेज जान रहे हैं कितना ज्यादा है, ये हवा को आयोनाइज कर सकता है, इतना पोटेंशियल है ये। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 2 चार्ज है, कहता है 2 चार्ज है 2.3 का। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2.3 में को जो क्वेश्चन बता रहा है आपसे, कर रहा है 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दो चार्ज है यानी डायपोल का ये फॉर्मेशन कर रहा है। एक 2 माइक्रोकूलम है, एक -2 माइक्रोकूलम है, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। पहला कहता है आइडेंटिफाई इक्विपोटेंट सरफेस। तो डायपोल के केस में जो इक्विपोटेंट सरफेस होता है वह इसके बीच से पार करता है, ऐसा, इस तरह से ये होगा, मतलब कि इस पे परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बात समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर यह पेन डायपोल है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ऐसा प्लेन नहीं होगा, ऐसा भी प्लेन नहीं होगा, सीधा ऐसा प्लेन होगा जो आपका क्या होगा, इक्विपोटेंट सरफेस होगा। और डायपोल के केस में इक्विपोटेंट सरफेस जो होता है ये वाला, इसका पोटेंशियल सभी पॉइंट पर 0 होता है। क्या होता है आपका 0 होता है हर एक पॉइंट पर। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होता है 0 होता है, यानी कि आइडेंटिफाई कर दिए, और इसका पोटेंशियल जो हर होगा हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा आपका 0 होगा। उसका पोटेंशियल भी आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा था कि कितना होगा। और कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस सरफेस पर, तो हमेशा होगा इधर की ओर। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की ओर जाता है, परपेंडिकुलर होगा, ऐसा फिगर होगा। देख लीजिए ध्यान से, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। 3D फिगर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 3 नंबर में, अच्छा 3 तो था, 4 नंबर में 2.4 में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है a spherical conductor of radius 12 centimeter, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge इतना
distribute uniformly on its surface. What is the electric field inside a sphere just outside a sphere at a point 18 centimeter from the sphere? देखिए आपका एक स्फेयर है ऐसा, इस पर चार्ज दिया गया है, ये Q इस पर एक पुट किया गया है, उस Q का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दिया है। इसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है वो R दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। अब कहता है आपको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक पॉइंट अंदर में कहीं भी ले लीजिए, ये पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा पॉइंट जस्ट सरफेस पर निकालना है, ये बी पॉइंट है, और तीसरा में निकालना है इधर आके सी पॉइंट है इधर, जबकि सी पॉइंट का जो दूरी दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसके सेंटर से ये 18 सेंटीमीटर की दूरी दे दिया है। और आपको कहता है निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर का जो आप फार्मूला पढ़े हैं उसके अनुसार अगर लिखिएगा तो फॉर पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए जब चलिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। फॉर पॉइंट बी के लिए चलिएगा, फॉर पॉइंट बी के लिए चलिएगा तो जस्ट सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वह फार्मूला होगा Q बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस यहाँ रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर R बराबर कितना लेंगे 12 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 12 सेंटीमीटर, जबकि फॉर पॉइंट सी के लिए जब चलिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए जब पॉइंट सी के लिए चलिएगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही होगा Q बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस लेंगे आप 18 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए और आप लोग तो गुना भाग अब कर ही सकते हैं, है ना, इसलिए हमको ज्यादा अब आगे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको गुना भाग कर लेंगे आंसर जरूर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, देख लीजिए बहुत भारी नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है इसके बाद 2.5 है, 2.5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 pf, मतलब एक कैपेसिटर लीजिए, उस कैपेसिटर के अंदर यदि हवा भरा हुआ है, एयर है, तो सी एयर का जो फॉर्मूला दिया है आपका 8 pf दिया है, pf पिको फराड दिया हुआ है, ठीक है। What is the capacitance if distance between the plate reduced by half and a space between them filled with substance of dielectric? देखिए तब एयर का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्यों ऐसा लिखे, हो सकता है इसके बीच का डिस्टेंस D होगा, हमको पता नहीं है, इसका एरिया ऑफ प्लेट A होगा, कुछ तो होगा। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस जो है, फाइनल डिस्टेंस जो है D2 वो हाफ कर दिया गया है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, और उसमें एक मीडियम डाल दिया गया है, और वह डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो कहता है अब बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सी मीडियम जो होता है वह होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो डी तो घट गया है ना, D/2 हो गया है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इनटू के होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस हाफ कर दिए हैं और डाइलेक्ट्रिक एक डाल दिए हैं, इसलिए सी मीडियम जो हो जाएगा आपका
के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 6 है और ये 2 ऊपर चला गया है, अब बच गया ए एप्सिलॉन नॉट, अब बाई डी बच गया है। आपको ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 8, देखिए इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वह 8 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं सी मीडियम 12 इंटू 8 पीएफ, तो समझ लीजिए 96 पीएफ हो गया। आप समझ सकते हैं बात को। अब उसके बाद क्वेश्चन में फिर अगला क्वेश्चन है 2.6 में, 2.6 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता है, कहता है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 9 कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। 3 वो कैपेसिटर, देखिए क्वेश्चन जो है 3 कैपेसिटर है, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में ऐसे। उसके बाद उससे एक बैटरी जोड़ दिया गया है सेल, और वह सेल जो है 120 वोल्ट का है। कितना का वोल्ट का है, 120 वोल्ट का है। सभी का कैपेसिटेंस जो है 9 पिकोफैराड है, सभी का कैपेसिटेंस मतलब कि सेम है, और सी का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 9 पीएफ दिया हुआ है, सी बराबर है 9 पिकोफैराड है। तो कहता है सीरीज में इक्विवेलेंट होता है, सी सीरीज जो होता है, सी सीरीज में क्या होता है, अच्छा सी सीरीज में जब आप जोड़ेंगे तो डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं आपको, है ना, ऐसे आपको पता है। देखिए फार्मूला दो तरह से होता है, सीरीज में हम लोग रिवर्स करके ऐड करते हैं, या सी सीरीज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सी सीरीज में सी बाई एन हो जाएगा, ये फार्मूला होता है सीरीज में। तो सीरीज में जब ये फार्मूला होता है तो 9 पीएफ हो जाएगा ये, अब बाई 3 हो जाएगा, यानी 3 पिकोफैराड हो गया। अब कहता है हर एक के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये बताइए। तो चूंकि सबका कैपेसिटेंस सेम है इसलिए सबके क्रॉस वोल्टेज भी सेम डेवलप होगा, इक्वल इक्वल डेवलप होगा। अब वोल्टेज 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 40 40 40, सभी में क्या हो जाएगा आपका 40, क्योंकि पोटेंशियल सीरीज में क्या होता है, जुड़ता है। तो अब देखिए सी इक्विवेलेंट हो गया, और प्रोसेस से बनाने का मेथड क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लीजिए C1 C2 C3 रहता तो क्या होता, तो पहले हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लेते, और Q बराबर सी भी लगाते फॉर्मूला, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, तो Q बराबर सी भी, तो सी इक्विवेलेंट इनटू भी, तो सी इक्विवेलेंट 3 और पीएफ मतलब 10 टू पावर -12, और भी कितना था 120, यानी चार्ज जो सफर हो जाएगा 12 के 36 360 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम हर एक पर। कहीं हर एक पर क्यों इतना होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सब पर सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, चार्ज सभी पर सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अब बात को समझ लिया अच्छी तरह से, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो सब पर सेम है तो किसी एक पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, मान लीजिए कि इसको C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए और C3 मान लीजिए, और सबका वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ मिटा देते हैं, C1 C2 C3 सबका 9 पिकोफैराड दिया हुआ था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 निकालना चाहते हैं, तो Q बराबर सी भी, तब V बराबर Q बाई सी, तो Q बाई C1, V1 बराबर लिख दीजिए यहाँ, तो Q तो पता है 360 गुने 10 टू पावर -12 है, और बाई C1 है 9 पिको है, तो 10 टू पावर -12 है, ये तो कट गया। अब यहाँ पर V1 कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया, यानी कि सभी के क्रॉस इतना ही पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन देख लेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए।
आज बहुत क्वेश्चन है, देख लेंगे सब धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 2.7 है। 2 पॉइंट क्या है, कितना है, 7 है। देखिए 2.7 में क्या कह रहा है, 2.7 में प्रॉब्लम में 3 कैपेसिटर 2, 3 और 4 का है। अब 3 कैपेसिटर है 2, 3, 4 का कनेक्टेड इन पैरेलल, 2, 3 और 4 सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में ऐसे। और कहता है 100 वोल्ट पोटेंशियल इसमें सप्लाई किया गया, कितना, 100 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ दिया गया है ऐसे, 100 वोल्ट का। ये 2 पिकोफराड है, ये 3 पिकोफराड है, और ये जो है आपका 4 पिकोफराड है। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो सबको जोड़ दिए, 3 2 5 और 4 9, तो हो गया 9 पिकोफराड हो गया। ये नंबर आंसर आ गया। अब कहता है डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, होता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन क्या 2 pf कैपेसिटर बराबर Q बराबर C भी होता है। तो C तो आपको पता है कि 2 इंटू 10⁻⁻12 है, अभी जो है 100 है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻12 10 कूलम चार्ज आ गया। देख ली ध्यान से। उसी तरह से पोटेंशियल चूंकि पैरेलल में सब में सेम होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फिर से आगे कि चार्ज ऑन 3 पिकोफराड कैपेसिटर क्या हो जाएगा भाई, तो 3 गुणे 10⁻⁻12 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 गुणे 10⁻⁻10 कूलम चार्ज। उसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं चार्ज ऑन 4 pf, तो आपका हो जाएगा सीधा 4 गुणे 10⁻⁻10 कूलम में लिख देता हूं। आप समझ गए होंगे बात को हम क्या किए हैं, जो केवल गुणा भाग कर दिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन में कह रहा है आपका 2.8 नंबर क्वेश्चन है। क्या, उसको देखिए 2.8 नंबर क्वेश्चन कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, ईच प्लेट हैज एरिया इतना एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इतना, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सीधा सीधा बात है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। एरिया दिया हुआ है प्लेट का 6 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 6 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच का जो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर दिया है, 3 गुणे 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलिएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डाटा इन्फॉर्मेशन, और कुछ नहीं, तो इसका वैल्यू तो एप्सिलॉन का आपको याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा यहाँ से, अब इसको कीजिए तो 2 बार में ये लगेगा, देख लीजिए 6 2 जा, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, इतना आ गया है ना, और इनटू इतना हो गया, और इनटू कितना आ जाएगा 10⁻12, यानी कि आप समझ सकते हैं आपको जो आंसर आ गया है वो 17.7 pf आ गया, 17.7 पिकोफराड आ गया, कैपेसिटेंस आ गया उस मटेरियल का। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है आपको,
इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आप कहते हैं इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो जैसे ही आप बैटरी से जोड़िएगा और बैटरी का पोटेंशियल दे दिया है, यहाँ बैटरी का पोटेंशियल दिया 100 वोल्ट और कैपेसिटेंस आपको पता चल गया है, तो चार्ज बराबर सी भी, तो क्यू बराबर सी भी, तो सी आपको पता है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 और भी जो है 100, यानी क्यू बराबर हो गया 17.7 इंटू 10⁻, या आप लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.77 और नैनो फराड, सॉरी नैनो कूलम, क्या लिख सकते हैं, नैनो कूलम। देख लीजिए, ज्यादा कोई भारी नहीं था। देखिए 2.9 में जो कह रहा है ना, वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तब कैपेसिटेंस केवल याद रखिएगा 17.7 उसका यूज होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका 2.9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कहता है प्रीवियस प्रॉब्लम में चले जाइए और 3 mm, जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस जितना था ना, उतना ही मोटा इसमें एक अब डाई इलेक्ट्रिक डाल दीजिए। उस डाई इलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट है वो के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। के का वैल्यू जो दिया है आपका 6 दिया हुआ है, क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। तो सी मीडियम बराबर आपको पता है के इंटू सी एयर होता है, देख लीजिए। तो सी मीडियम जब लिखिएगा तो 6 इंटू सी एयर, तो सी एयर का जो था 17.7 पीएफ था, ये बात याद कर लीजिए, पिको फराड था, तो इतना जाएगा इसका कैपेसिटेंस जब डाई इलेक्ट्रिक आप डाल देंगे तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज while the voltage supplies remain constant after select, हाँ, what will happens if the capacitor इतना uncertain। अच्छा, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, मतलब 8 नंबर जो क्वेश्चन उससे लिंक है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप कैपेसिटेंस तो यहाँ निकाल दिए, कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस आप मल्टीप्लाई भी कर ही लीजिए, है ना, तो ही अच्छा रहेगा। इतना गया और ये हो गया 106, इतना पीएफ आ गया। आपको क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर इन एक्सरसाइज इतना डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, और उसमें 2 क्वेश्चन है, हम पहले अब ए नंबर का बना रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन कहता है वोल्टेज सप्लाई रिमेन कांस्टेंट कनेक्टेड, सॉरी, तब मतलब जो पहले कैपेसिटर था उसमें वोल्टेज जो है कनेक्टेड है। फिगर तो मैं पहले अच्छा से बना नहीं पाया था, तो इधर बैटरी दिखा देते हैं। ये वोल्टेज जो था 100 वोल्ट का वो रिमेन्स कांस्टेंट है, मतलब 100 वोल्ट का जो बैटरी था इससे कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। अब क्या होगा ये पूछ रहा है। जैसे पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन बनाए उसमें 100 वोल्ट का बैटरी डाला हुआ था और कैपेसिटर था, तो देखिए जब बैटरी का आप कनेक्टेड रखेंगे तो पहला पॉइंट याद कर लिए ध्यान से, पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर
कि बैटरी जब कनेक्टेड रहेगा तब वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस कांस्टेंट रहेगा, वो क्योंकि बैटरी के पास एफिशिएंसी होता है। यानी कि ए नंबर के अनुसार व्हेन सेल कनेक्टेड है, व्हेन सेल कनेक्टेड है, तो पहला पॉइंट ये याद रख लेना है कि सेल जब कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज कांस्टेंट, यानी कि इज सेम या कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह जाएगा। दूसरा पॉइंट, चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज, दो पॉइंट हम लिखे हैं याद करने के लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट में याद कर लीजिए कि जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो सिस्टम में, आप बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज इसके क्रॉस एकदम कांस्टेंट रह जाएगा और चार्ज और एनर्जी चेंज करेगा, मतलब बढ़ जाएगा। कैसे? तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जब लिखिएगा तो Q बराबर C भी लिखिएगा, तो C मीडियम इंटू भी होगा। अब वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट रह गया, तो अब होगा कितना 106.2 और PF है 10 टू पावर -12, अब वोल्टेज 100 है, ये तो 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 10.62 अगर लिखिएगा तो आ जाएगा आपका 9 ऐसे, यानी कि 10.62 नैनो कूलम चार्ज इस पर हो जाएगा, जबकि वहां पर 10 में नहीं था, आपका पॉइंट में था। चार्ज वही रह गया, चार्ज मतलब बदल गया, एनर्जी भी बदल जाएगा। लेकिन बी नंबर पार्ट में क्या क्वेश्चन रहता था वो समझिए कि बैटरी जो है इससे कनेक्टेड जो था, बैटरी जो सेल कनेक्टेड था 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का बैटरी पहले कनेक्टेड था ना, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट मतलब यहाँ स्विच लगा देते हैं, इसको ओपन कर दिया स्विच। ओपन करने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला इस कैपेसिटर में, बैटरी का पॉइंट यहाँ खोल करके। जब बैटरी, आप सुनिए पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, उसको सुनना भी पड़ेगा, केवल छापेगा तो काम नहीं चलेगा, है ना, सुनना भी पड़ेगा। क्या कि डाइलेक्ट्रिक जब बैटरी खोल करके डालिएगा, ओपन करके सर्किट डालिएगा, तब आपका when cell disconnected है, तब जो होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन सेम, मतलब जो पहले चार्ज है बैटरी पर, सॉरी जो पहले चार्ज है कैपेसिटर में वही चार्ज रह जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालिए चाहे निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल और एनर्जी चेंज करेगा। सेकेंड पॉइंट में याद रखना है, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज लिख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी चेंज क्या लॉस करता है हर एक कंडीशन में, इसमें लॉस करेगा एनर्जी। ठीक है, अब बताइए तो क्या करना पड़ेगा। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा कि वोल्टेज अब इसके पास क्या है, चार्ज सेम रह जाएगा, वोल्टेज अलग हो जाएगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लगाना पड़ेगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन से क्या आपको करना पड़ेगा वो सोचिए। अब तो Q इनिशियल और Q फाइनल सेम है, तो Q बराबर C भी, तो Q फाइनल और Q इनिशियल, फाइनल में तो वोल्टेज पता ही नहीं है उसके क्रॉस, लेकिन कैपेसिटेंस तो पता है C मीडियम इंटू भी, जब मीडियम डाले तब। और पहले जो था चार्ज वो पता है, पहले चार्ज कब, जब इसमें मतलब 8 नंबर क्वेश्चन में जाइए,
जितना चार्ज आके निकल के आया था आपका, तो उसमें कितना चार्ज निकल के आया था याद कर लीजिए, 1.77 नैनो फराड आया था, याद कर लीजिए 1.77 नैनो फराड आया था अभी पीछे, है ना, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, 1.77 नैनो फराड आया था। तो अब वोल्टेज यहां से निकल जाएगा आपका क्वेश्चन में, वोल्टेज जो निकल जाएगा कैसे निकल जाएगा भाई, तब 1.77 नैनो फराड 10 टू पावर -9 डिवाइडेड बाई सी मीडियम। तो सी मीडियम कितना था, देख लीजिए यहाँ 106.2 और 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12, ये ऊपर जाएगा तो 1000 ऊपर बनेगा, 2 जीरो काट दीजिएगा तो 100 से थोड़ा सा वोल्टेज क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए वहां गुना भाग कर लीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस निकल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, मतलब निकालने का तरीका उसका एक स्टेप है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिर्फ आप लोग को। तो यहां तक बात समझ में आ गया, हम क्या किए हैं जो देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है तो बतलाइए। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब तक सेल कनेक्टेड है कैपेसिटर से और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालिए या निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कैपेसिटर के क्रॉस वो कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि बैटरी जो है सोर्स है और ये अपना पोटेंशियल खुद मेंटेन करके रखता है सेल। जबकि जब सेल को डिस्कनेक्ट कर दिएगा और तब जब डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो आपको हर हाल में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। देखिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बता रहे हैं तुरंत, अगला क्वेश्चन बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से, तब बताएंगे। फिर से दिमाग लगाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन जो है। उस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन जो है 2.10 में है, 2.10 देखिए कहता है 12 pf कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में, बोलना नहीं है, हाफ सी भी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन जो कैपेसिटर होगा वह होगा हाफ, और सी जो दिया हुआ है आपका 12 पीएफ दिया है, 12 इंटू 10 टू पावर -12, और 50 वोल्ट दिया है तब 50 का स्क्वायर, तो यू बराबर हो गया 6 गुने 2500 इंटू 10 टू पावर -12 जूल एनर्जी। एनर्जी यहाँ क्या चीज में आएगा, जूल में आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 टू पावर, देखिए 2 जीरो पहले चला गया और 2 जीरो बाद में, तो 10 टू पावर -8 जूल एनर्जी स्टोर्ड हो गया है। देख लिए ध्यान से, यानी कि ये बात समझ में आ गया। मेन प्रॉब्लम 11 में है, देख लिए ध्यान से, 11 का प्रोसेस है उसको ध्यान से देखना है।
देखिए कहता है एक कैपेसिटर जो है 600 पीएफ कैपेसिटर चार्ज बाय 200 वोल्ट पोटेंशियल। एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू C1 है, मान लेते हैं ये C1 है जो 600 पिको फैराड कैपेसिटर का है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक सेल जो लिया गया V1 या V जो भी है, पोटेंशियल यहां लिया गया है 200 वोल्ट लिया गया है। कितना लिया गया है? 200 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया गया है। और फिर कहता है इफ इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, हाउ मच एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा। कहता पहले इसको चार्ज कर दिया गया, तो स्टेप पहला जब बना ही रहे हैं, चार्ज कर दिया गया, तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे ही हम लोग, सब लोग। दो चीज लिखना रहेगा हर बार, ये बात ध्यान दीजिएगा। पहला चार्ज, कौन, जब पहला बार है तो Q1 कर देते हैं, Q1 और Q बराबर C भी होगा, तो C1 इंटू भी है, Q बराबर C भी, तो C1 भी कर दिए हैं, Q बराबर C भी। और एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी जो स्टोर होगा पहली बार में तो U1 कर देते हैं, तो हाफ C1 और V स्क्वायर हो गया एनर्जी स्टोर। वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, है ना। देख लिए पहले पहले चार्ज एनर्जी निकाल दिए स्टेप सेकंड में। अब उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, उसको देखिए। क्वेश्चन में कर रहा है स्टेप सेकंड में कि इस कैपेसिटर को, स्टेप सेकंड में क्या कर रहा है वो देख लीजिए। स्टेप सेकंड में देखिए क्या कर रहा है, उसको देख लीजिएगा। स्टेप सेकंड में कह रहा है इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद यहां से इसको मतलब कि डिस्कनेक्ट कर देना है। मतलब ये C1 कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, C1 था, और ये चार्ज हो गया था प्लस माइनस, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से हटा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर जानते क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर लाइए और इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अनचार्ज कैपेसिटर ला करके इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, और वो C2 है। वो क्या है? C2 है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। वो क्या है आपका? C2 है। जब वो C2 है तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये C2 हो गया है और ये अनचार्ज था, कनेक्ट कर दिए, जैसे कनेक्ट कीजिए तब कुछ इसका चार्ज इस पर आ जाएगा और कुछ इसका चार्ज इधर से आ जाएगा, तब वोल्टेज तो इसके क्रॉस अब घट जाएगा। तो मान लीजिए कि बाद में वोल्टेज अब इसके क्रॉस V1 हो गया है। क्या हो गया है? V1 हो गया है वोल्टेज, क्योंकि अब दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर उसमें आप जोड़े थे। देख लीजिए, बात को समझिए। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, ये प्रोसेस है, ये जानना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो जब ये V1 जोड़ दिए तो फिर से चार्ज निकालिए सेकेंड टाइम, तो क्या लिखेगा, इस पर भी चार्ज होगा तो C1 V1 और C2 V1, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब क्या कीजिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलिए। तो प्रश्न ये उठता है, हम चार्ज का कंजर्वेशन क्यों लगाएंगे? अपने मन से हम क्यों कुछ कर देंगे? हमको तो नहीं दिमाग काम कर रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना चाहिए, है ना। कैसे दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा बात? तो याद कर लीजिए, यहाँ चार्ज का कंजर्वेशन क्यों लग रहा है, उस प्रोसेस को समझ लीजिए, उस बात को समझ लीजिए क्यों लग रहा है। क्योंकि देखिए, जब सेल को चार्ज किए थे, सेल से सॉरी, जब कैपेसिटर को चार्ज किए थे तो चार्ज ये स्टोर कर लेता है। बोले थे ना कि कैपेसिटर एक बाल्टी का बिहेवियर शो करता है। कैसा बाल्टी? अब उसमें पानी रख दीजिए तो पानी स्टोर कर लेगा वो। उसी तरह से चार्ज और एनर्जी दोनों स्टोर कर लिया। इसको डिस्कनेक्ट कर दिए थे, चार्ज अब इसको लौटाएगा नहीं, वो स्टोर कर लिया है। लेकिन अब उसको डिस्कनेक्ट करके इसको रख दिए थे, तो चार्ज इस पर उतना का उतना बाल्टी में पानी में रखा हुआ था, जो भी समझिए। अब दूसरा को इससे कनेक्ट कर दिए पैरेलली,
आइए इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो इससे चार्ज इसमें थोड़ा बहुत फ्लो होके आएगा, टोटल नहीं आएगा। अब बराबर बराबर भी नहीं आएगा, ऐसा भी हम बात वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कब बराबर आएगा कब बराबर नहीं आएगा उसका भी कंडीशन है। लेकिन हम इतना पता चल गया कि कुछ चार्ज इस पर आ गया होगा, चार्ज जैसे ही इस पर गया होगा तो इसके पास वोल्टेज घट गया होगा। लेकिन कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। एज यू लाइक दिस, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, एज यू लाइक दिस मतलब एक बाल्टी है, उसमें पानी भर दिए पूरा, एक दूसरा बाल्टी है छोटा मोटा जो भी हो अलग है, कोई दिक्कत नहीं, एक लेवल पर रखा हुआ है, ये खाली है, इसमें पाइप जोड़ दीजिए। कब तक इसमें पानी फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का हाइट ऑफ वाटर सेम नहीं हो जाए। अब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी कब होगी, जब दोनों का बाल्टी का साइज मतलब कंस्ट्रक्शन संरचना बनावट सेम होगा तब। उसी तरह से इसमें भी कुछ कंडीशन होगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्यों फ्लो कर रहा है, तो अपना पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर चार्ज कंजर्व क्यों है, क्योंकि अगर इसमें 10 लीटर पानी था, अब फ्लो होकर 4 लीटर उसमें चला गया, 6 लीटर इसमें बचा, तो टोटल अभी भी 10 लीटर पानी है, इसलिए यहाँ भी चार्ज का कंजर्वेशन लगेगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। हर हाल में छोड़ना नहीं है एट एनी कंडीशन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पहले वाला जो चार्ज था C1 भी था, अब बाद में आया वो, तो यहाँ से देखिए V2 Q फाइनल यानी Q2 कर दीजिए इक्वल टू Q1, Q फाइनल में V1 कॉमन ले लीजिए तो C1 प्लस C2 बच जाएगा, और पहले था C1 भी था, क्या था C1 भी था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पास जो आ गया C1 भी बाई C1 प्लस C2 आ गया। ये फार्मूला के रूप में याद कर लीजिएगा, बार बार जेईई मेन और नीट के एग्जाम में जब आता है तो वहां पर इतना डिराइव नहीं करना है, हम फार्मूला याद करके रखे हुए हैं कि वो कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, वो अनचार्ज को जोड़ दिया तो क्या होगा, सीधा फार्मूला वोल्टेज निकल गया, दोनों के पैरेलल के बीच का वोल्टेज क्या होगा, जो ये भी पूछा है बहुत बार, बोर्ड में भी पूछा है, कंपटीशन में भी आएगा। अब देखिए ध्यान से समझ लिया मेरी बात को, है ना। अब लॉस, एनर्जी लॉस की बात करते हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, आप समझिए बात ध्यान से। लॉस ऑफ एनर्जी, तो यू इनिशियल में से यू फाइनल को घटाते हैं, कहिए क्यों, क्योंकि एनर्जी के केस में आप समझ लीजिए बात क्या होता है, लॉस है यहाँ, तो लॉस में इनिशियल में से फाइनल घटाइए तभी लॉस पता चलेगा, उसको डेल यू से डिनोट करते हैं, बार बार इतना लिखने की बहुत झंझट है ये। तो इनिशियल में एनर्जी है हाफ C1 V स्क्वायर है, हाफ C1 V स्क्वायर है, फाइनल में तो दोनों के पास एनर्जी होगा, तो दोनों के पास एनर्जी होगा तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये वाला V1 पुट करेंगे, और हाफ C2 V1 का स्क्वायर। देख लीजिए आप यहां से कुछ ऐसा कर सकते हैं, डेल यू बराबर हाफ C1 V स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से, माइनस साइन हाफ बाहर आ जाएगा, C1 प्लस C2 भी बच जाएगा अंदर, अब V1 का स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं किए हैं हम, कैलकुलेशन केवल कर रहे हैं, जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिए हैं। अब इधर मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, तो डेल यू बराबर अब मैं क्या लिखूं, आप खुद सोचिए, हाफ तो लिखाएगा C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, अब V1 का स्क्वायर है, तब V1 का स्क्वायर कैसे लिखे, आप खुद सोचिए, V1 का तो ये है तो स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो C1 V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, देख लीजिए। और अब तो ये तो एक स्क्वायर है तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे एक, तो आपको बच गया डेल यू बराबर हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ, ये कट गया तो ऊपर बच गया C1 V का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C1 और प्लस C2 नीचे बच गया, क्योंकि स्क्वायर था एक टर्म बच गया। अब इसमें से आपको लगता है कि कुछ टर्म कॉमन है, जैसे
हाफ कॉमन है, बाहर ले लिए हैं, और C1 भी का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको तो उतना कॉमन आएगा नहीं, तब भी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले, तब भी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अंदर जो बच गया आपको ब्रैकेट के अंदर, वो क्या बच गया, C1 बच गया इधर, इधर माइनस साइन, हाफ, देखिए सिंपली एकदम समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, फिर वहां से डिस्कनेक्ट कर दिए, फिर दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर को जोड़ दिए, तो बनाने का टेक्निक ये है, हम फार्मूला डिराइव कर दिया आपका, देख लिए ध्यान से, यहाँ से एलसीएम लेते हुए आपका फार्मूला डिराइव हो गया लॉस ऑफ एनर्जी का। अब 11 नंबर जो प्रॉब्लम था उसमें लॉस ऑफ एनर्जी केवल पूछ रहा था, तो आप यहां से भी सॉल्यूशन करते हुए जा सकते थे, नहीं मेरा समझ लीजिए बात, यहाँ पर भी C1 का वैल्यू हम पुट कर देते, इसका वैल्यू पुट कर देते, गुना भाग कर लेते, एनर्जी निकाल लेते, फिर उसी तरह से कर लेते, काम निकल जाता। लेकिन मैं जानबूझकर फार्मूला डिराइव किया हूं जिससे आपको प्रोसेस याद रहे हमेशा किसी क्वेश्चन में, इस प्रोसेस को बार बार रिविजन कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा तो उसमें प्रोसेस ही काम आएगा। लेकिन एक कैपेसिटर को चार्ज कीजिए, फिर एक दूसरे कैपेसिटर को अनचार्ज को कनेक्ट कर दिए, तब लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये है। अब नीट एग्जाम में आएगा तो इतना बनाएंगे, जेई मेन में आएगा तो इतना बनाएंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, आंसर ले आएंगे। कैसे, तो देखिए अब ऐसे डेल यू बराबर क्या लिखिएगा आप खुद सोच लीजिए, हाफ तो होगा ही, और C1 C2 है, तो C1 C2 दोनों सेम है, C1 C2 मल्टीप्लाई है, दोनों सेम है, जितना ये है C2 का भी वैल्यू उतना ही है, 6 pf ही है। तो आप बताइए 600 इंटू 600 होगा, यानी 600, यानी 6 गुने 6 कर दिए 36, और पीएफ था 10⁻⁻12 था, वो हो जाएगा 10⁻−12 गुने 10⁻−12, देख लीजिए, तो 10 का पावर माइनस कितना 24, और फिर आपका 600 था, उसका था 10⁻4 होगा, और फिर ये वोल्टेज था, वोल्टेज यहाँ निकालना, वोल्टेज यहाँ पर दिया था 200, उसका स्क्वायर कीजिएगा और तब डिवाइड कीजिएगा। हम तिरछा लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहा है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था, स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक बार, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, और वोल्टेज भी निकालने के लिए बीच बीच में एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जेई मेन वगैरह ये सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ नहीं है गड़बड़, है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला आप देखे थे, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो डेल यू बराबर हो गया हाफ 600 pf था 10⁻12, 600 pf था 10⁻12 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो 600 इंटू 10⁻12 है, और प्लस है यहाँ पर, वहां इंटू है, यहाँ प्लस है, 600 इंटू 10⁻12 है, और वोल्टेज 200 का स्क्वायर है। अब बताइए ध्यान से, अगर आप लिखेंगे सिंपली तो ये हाफ तो रहेगा ही, है ना, और नीचे हुआ 6×6 1200 होगा, इंटू 10⁻12 होगा, और ऊपर है 600 इंटू 10⁻12, 600 इंटू 10⁻12, और ये हो जाएगा 4, इंटू 10 टू पावर कितना 2 दूनी 4, ये हो गया ऐसा, और ये इंटू में है,
आप बताइए, ये 2 बार का नहीं कट जाएगा आपसे, ये एक नहीं चला जाएगा, ये 4 है वो 4 साफ हो गया आपका, यानी कि आपका आ गया 6 और 2 और 4 6 जीरो भी गायब हो गया। 6 गुने 10⁻⁻6 जूल का एनर्जी लॉस हुआ है ना। डायरेक्ट आप यहाँ से प्रोसेस के बिना भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। देखिए ये था प्रॉब्लम आपका। देखिए ये सेम प्रॉब्लम 21 में जो प्रॉब्लम है ना, वही सेम प्रॉब्लम एनसीईआरटी में एक और है, और वह जो प्रॉब्लम है आपका 27 नंबर है, 2.27 नंबर प्रॉब्लम सेम है ना। तो अब अगले क्लास में हम पूरा बता देंगे, जितना बचा हुआ प्रॉब्लम है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, यानी अगला क्लास जो होगा अब परसों, यानी कि कल नहीं परसों होगा, अब अल्टरनेट में क्लास चलेगा, ठीक है, यानी बुधवार को होगा अब अगला क्लास, ठीक है। तब तक पूरा बना भी लीजिएगा, है ना, इसका पूरा हम सोल्यूशन उस दिन कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यानी सॉरी क्लास बंद करते हैं, ऑफ करते हैं।